लेकिन इंडिया में जब क्रियान्वयन के लिए आए हम लोग 9 भाग में वही गोल अचीव करना है, 9 थीम में बांट दिए और उसको पंचायत माध्यम से इसको क्रियान्वयन के लिए सोचा गया, प्लान किया गया। तो पंचायत माध्यम से एग्जीक्यूट होगा तो पंचायत सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, ये प्रोग्राम जो संकल्प प्रोग्राम जिस माध्यम से हम लोग 9 जो थीम है LSDG लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्रियान्वयन होगा वो कैसे होगा, तो वो संबोधित ये सेशंस रहेगा। भाई जी वीरेंद्र सिंह जी उनको हम लोग हैंड ओवर कर रहे हैं और क्लैपिंग के साथ उनको उत्साहित करते हैं। ओम शांति। सुबह हम लोगों ने चर्चा की थी, भारत गांव में बसता है, ऐसा ही कुछ चर्चा हुआ था ना। बातचीत कीजिएगा, हमारा सत्र दोनों तरफ से चलेगा तो आनंद आएगा। और मुझे भी ये समझ में आएगा कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, तो 6,40,000 के आसपास गांव हैं, ये सारे आंकड़े हैं, वो तो उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी करीब 44,000 के आसपास गांव हैं। और आज के दिन के हिसाब से अगर हम लोग विचार करें तो तकरीबन 66-67 67% के आसपास की आबादी आज भी गांव में ही बसती है। तो भारत गांव का देश है। ये एक विकास का तरीका है कि हम गांव से निकल के शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। अब ये कितना प्रासंगिक है और कितना चर्चा का मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है। लेकिन विकास को हम लोग ऐसे जोड़ के देखते हैं कि हम शहर में आएंगे तो विकसित होंगे। जिनको अपना विकास करना होता वो शहर की ओर चल के आते हैं, है कि नहीं, है ना। और चूँकि भारत की आत्मा गांव में बसती है तो हम लोग गांव के एक कहानी से आज के सत्र की शुरुआत करेंगे। कैसा रहेगा, ठीक रहेगा ना। आप लोग सुबह से फिर हंसे भी नहीं हैं, हाँ हंसे है ना, और पूरा नहीं उसके बाद फिर नहीं हंसे ना। हाँ न, सीरियस नहीं होना है। देखिए अगर हम सीरियस हो जाएंगे ना तो चीज़ें बाहर से सरक के चली जाएगी, इसलिए थोड़ा सा अपने को खोल के रखिए और नई सूचना को आने दीजिए। ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा हूँ जो बिल्कुल नया हो या आप एकदम नहीं जानते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब कुछ आप जानते हैं, थोड़े अलग अलग तरीक़ों से जानते हैं, बस फ़र्क इतना सा है। तो अभी एक चित्र आएगा आपके अगले स्लाइड पे, इनको जानते हैं क्या आप लोग, कौन है ये, पीछे से कोई बताएगा क्या, वहाँ लिखा हुआ है इसलिए आपने बता दिया ना। अच्छा चलिए, ये क्यों प्रसिद्ध है ये बता दीजिए। ऑथर है, राइटर है, कवि है, लेखक है, सारे हैं नहीं। हाँ, तो ये लेखक हैं ग्रामीण भारत के बहुत ही प्रसिद्ध। और चूँकि पंच सरपंच ग्राम पंचायतों के विकास की बात हम लोग सुबह से कर रहे हैं, उसी की कड़ी में इन्होंने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम था पंच परमेश्वर। ध्यान में है क्या आप लोगों के, किसी के ध्यान में है ये कहानी, पंच परमेश्वर के बारे में सुना है, हाँ या ना बोलिए, नहीं सुना है। तो आज हम लोग इसको जानेंगे। छोटी सी कहानी है लेकिन बड़ी ख़ास है और पंचायत को जोड़ती है, पंचायत से कनेक्ट होती है कहानी। इसीलिए मुझे लगा कि मैं जो मेरी बात कहूँ उसकी शुरुआत अगर पंच परमेश्वर से की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इनकी एक कहानी है पंच परमेश्वर, और गांव की कहानी है। गांव में दो मित्र हैं, एक अलगू चौधरी और दूसरा जुम्मन शेख। दोनों की मित्रता बड़ी प्रसिद्ध है, बचपन में साथ साथ पैदा हुए, अड़ोस पड़ोस के रहने वाले, और हर एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाले लोग हैं ये, है ना। ऐसी मित्रता होती है ना गांव में, शहरों में भी होती है। हम लोग एक दूसरे के काम में खूब बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाते हैं, उसके सुख दुख हर प्रतिपल साथ रहते हैं। तो जो जुम्मन शेख है, इसकी एक मौसी है जिसको खाला कहते हैं उर्दू में, तो उसका कोई संतान नहीं है।
तो उसको ये अपेक्षा होती है कि मैं सारी अपनी जो संपत्ति है वो जुम्मन शेख के नाम पे कर देती हूँ, तो ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और मेरी अच्छी से देखभाल करेगा। तो सारी प्रॉपर्टी उसने जुम्मन शेख को कागज़ में रजिस्ट्री उसके नाम से करवा दी। लेकिन रजिस्ट्री होने के बाद में जुम्मन शेख और उनके पत्नी के द्वारा ऐसा लगता है कि उस खाला को, मौसी को, कि उसकी देखभाल सही तरीके से नहीं की जा रही है। तो वो ठगा सा महसूस करती है और चूँकि अब तो प्रॉपर्टी दूसरे के नाम से कर दी गई है, तो अब क्या हो सकता है। तो उसके लिए वो एक गांव में पंचायत बुलाती है। पंचायत का मतलब होता है, बोलचाल की भाषा में जो गांव में पंचायत शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, वो बैठक के लिए करते हैं। तो वो एक बैठक बुलाती है कि जिसमें इस मसले को रखेगी और इस पर कोई ना कोई समस्या का हल निकलेगा। तो जब बैठक होगी तो बैठक में कोई फैसला करने वाला एक आदमी भी होगा, तो उसी को पंच कहते हैं। ये पंचायती राज से भी पहले की बात जो है, ये उसी के क्रम में ये सब चीज़ें भारतीय संस्कृति, भारतीय परिवेश में चलती रही है। तो वो पंच का जो चयन करती है, तो वो अलगू चौधरी को पंच बना देती है। अब बड़ी धर्म संकट की स्थिति पैदा हो जाती है कि अलगू चौधरी तो जुम्मन शेख का मित्र है। अब ये लोग सब सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहने वाले लोग हैं। तो अब तो बाकी गांव को ऐसा लगता है कि ये तो सारा फैसला जुम्मन शेख के पक्ष में ही हो जाएगा, क्योंकि जुम्मन शेख का अलगू चौधरी दोस्त है कि नहीं। तो गांव में बड़ा ये चर्चा होती है। और प्लस जो अलगू चौधरी जो पंच बन गया है, अब उसको भी ये समझ में नहीं आता है कि वो कैसे ऐसा फैसला कर पाएगा। उसका दोस्त उसमें इन्वॉल्व है और उसके दोस्त के साथ बहुत सारे लंबे समय के संबंध उसके साथ में लगे जुड़े हुए हैं वो। तो उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं सही न्याय कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो निश्चित दिन, निश्चित तारीख को बैठक होती है। फिर बैठक में ये सारे मसले रखे जाते हैं। जुम्मन शेख से भी प्रश्न किया जाता है, उसकी मौसी से भी बातचीत की जाती है, और जो अंतिम जो निर्णय होता है वो उसके मौसी के पक्ष में अलगू चौधरी देता है। बहुत ही धर्म संकट से गुजरने के बाद में तो ये फैसला उसके पक्ष में आ जाता है। पूरे गांव में भी चर्चा का विषय बन जाता है कि दोनों मित्र थे, लेकिन उसने अपने मित्र के विरुद्ध जाके फैसला कर दिया। कुछ लोग गांव के ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं, क्योंकि फैसला बिल्कुल सही था, पंच के पद पे बैठ के उसने जो फैसले किए हैं वो बिल्कुल सही फैसले किए हैं। ये बात आई गई हो जाती है। कुछ दिनों के बाद में जब अलगू चौधरी भी एक मुकदमे में उलझ जाता है, फिर से ये पंचायत बैठती है और उस बार संयोग से पंच चुना जाता है। कौन चुना जाता है? जुम्मन शेख चुना जाता है। तो जुम्मन शेख को ऐसा लगता है कि इसने मेरे फेवर में तो फैसला किया नहीं था, अब मैं भी सारे कसर निकालूंगा इससे। मन में दोनों बातें चलती है। जैसे जैसे उस बैठक का दिन नज़दीक आता है और मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करता है, और काफ़ी सारा पक्ष विपक्ष सभी बातों को सुनने समझने के बाद में जो उस पंच के द्वारा फैसला दिया जाता है वो अलगू चौधरी के पक्ष में फैसला दिया जाता है, और बिल्कुल सही फैसला होता है। पूरा गांव उसकी सराहना करता है। तो ये कहानी वो छोटी सी थी, लेकिन ये इससे कनेक्ट करती है कि आदमी जब पंच के पद पे बैठता है, जहाँ जिम्मेदारी दी जाती है उसको, तो उसके मन में भी वो दोनों भावनाएं प्रबल होती हैं, सच की भी और झूठ की भी, सत्य की भी और असत्य की भी। लेकिन दोनों सत्य और असत्य के पलटने में अपने मन को तौलने के बाद में जो निर्णय होना चाहिए और जो हुआ है इसमें, इस क्रम में, तो वो सत्य की जीत की ओर इशारा करता है। तो हम लोग उस गांव, उस पृष्ठभूमि, उस परिवेश के रहने वाले लोग हैं जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था के आने के सदियों पहले से ऐसे फैसले किए जाते रहे हैं। तो आज का दौर और पहले का दौर में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में इन चीज़ों को देखें तो स्थितियाँ बड़ी गड़बड़ सी हो जाती है कि आज वही सरपंच है जिसको आप पंच कह रहे थे थोड़ा देर पहले, उसके पास भी तमाम जिम्मेदारियां हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन कहीं न कहीं
समाज में, समुदाय में इस बात को लेके असंतुष्टि है कि विकास की तमाम जो चीज़ें चल के आ रही हैं वो उस तक नहीं पहुंच रही हैं जिस तक पहुंचनी चाहिए। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग फिर से एक बार देखने का प्रयास करेंगे। तो ये तो तकरीबन कहानी 1925 के आसपास की है। उस समय देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हुआ था। 47 में हम लोग आज़ाद हुए और आज़ाद होने के बाद में सबसे पहले जो विकास के कार्यक्रम अपने देश में चले, जिसमें ये बात सोची गई कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाए, तो 1952 में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम देश में लागू हुए, जिसमें सरकार की थोड़ी सी सोच ये थी कि ग्राम पंचायतों का भी विकास होना चाहिए, क्योंकि वहाँ गांव के लोग बसते हैं तो उनकी स्थिति को बेहतर करना चाहिए। ये वो दौर था मित्रों जब पंचवर्षीय योजना अपने देश में लागू की गई थी। क्योंकि भारत सोवियत संघ के मॉडल को लेके आगे चल रहा था, तो 5 साल की योजना हम एक साल बनाते और फिर आने वाले 5 सालों तक उसी में साल दर साल काम करते रहते। तो ये विकास की योजनाएं चल रही थी और विकास की गति धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन विकास होता हुआ पंचायतों में कहीं नज़र नहीं आ रहा था। इसी बीच वो दौर आया इसी बीच दौर आया 2 अक्टूबर 1959 का, जब देश में पहली बार राजस्थान के ही ज़िले नागौर के एक गांव जिसका नाम बगदरी है, वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। तब ऐसा लगा कि नहीं, अब शुरुआत हो गई है, बहुत सलीके से विकास होगा, चीज़ें अच्छी तरीके से विकसित होंगी, सही समय पे चुनाव होंगे, विकास के लिए राशि आएगी और गांव के नीडी ज़रूरतमंद लोगों के पास योजनाओं के रूप में पहुंचेंगे। लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। जो सरपंच बन गए लंबे सालों तक बैठे रहे, 5 साल, 10 साल, 12-12 साल तक पंचायतों के चुनाव ही नहीं हुए और फंड वंड इतने थोड़े से पैसे आते, तो कभी थोड़ी सी सड़क 200 मीटर 400 मीटर बन जाती, तो कभी कभी नालियाँ बन जाती। विकास के नाम पे बहुत थोड़े से पैसे आते थे। तो फिर एक बार भारत वर्ष के मन में ये बात उठी कि ऐसा कौन सा मॉडल अपनाया जाए कि पंचायती नियमित चले भी, उनके पास फंड भी आए और सही तरीके से विकास हो, लोगों की भागीदारी हो। क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि आज़ादी के बाद कि हम लोगों ने जितनी सक्रियता के साथ में आज़ादी के आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई थी, उस तरीके से काम नहीं हो रहा है और हम लोगों के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। तो अब जब अभी भी विकास नहीं हो रहा था, तो आगे एक समिति का भारत सरकार ने गठन किया, जिसको हम लोग बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं। इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग सब सारे के सारे लोग, जैसा कि मैं सुबह से जान पाया हूँ कि आप सारे लोग गुजरात के ज़िलों के पंचायतों में ही काम कर रहे हैं। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था एक्चुअली में होती कैसे है और ये कैसे काम करती है, इसको अगर आप गहराई से समझ जाएंगे तो आपको अपने योजना, अपने कार्यक्रम, अपने मुद्दों को लेकर के उनके बीच जाने में मदद मिलेगी। तो थोड़ा सा सीरियस होकर चीज़ों को सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और प्रश्न पूछिएगा। जहाँ पे भी थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि शंका रह गई है मन में, तो आपके प्रश्न आने चाहिए, तो हम लोग प्रश्न को क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। तो ये एक समिति आ गई। ये समिति अच्छी समिति थी, इसने काफ़ी अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में आज हम लोग जिस व्यवस्था को चला रहे हैं पूरे देश में, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, उस समय में कब 1957 में इसकी कल्पना बलवंत राय मेहता ने की थी और उस समय में उनके विज़न में, उनकी दृष्टि में ये बात आई थी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, यही 3 स्ट्रक्चर होगा तो अपने देश में जो ग्रामीण स्वराज के विकास की हम लोग बात करते हैं वो हम लोग कर पाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी सोचा था कि जनप्रतिनिधियों की भूमिका होनी चाहिए। भाई पंचायत में जो लोग जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनको काम करने का स्पेस मिलना चाहिए। ये कमेटी की बात हो रही है, वो तो लागू हो गया, उसकी हमने बात बता दी। अब ये कैसे ये सब चीज़ें धीरे धीरे हुई है, अब इसकी बात आगे चल रही है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ढांचा उस रूप में कैसे चल के आया, पंचायत का जो ढांचा कैसे चल के आया। ठीक है, तो अब मैं केवल
केवल कमेटियों की बात करूंगा और 73वें संविधान संशोधन तक इन चीज़ों को लेके जाऊंगा, कैसे कैसे चीज़ें बनी। तो ये सब सीक्वेंसिंग आपको जाननी चाहिए, कौन सी कमेटी में क्या मोटी चीज़ें थी। अगर आपके जहन में रहेगा तो कभी आपको भी प्रवचन करने का मौका मिलेगा कम्युनिटी के साथ में, गांव में बैठ के, तो इन बातों को बेहतर तरीके से बता पाएंगे। ठीक है, तो जनप्रतिनिधियों को कनेक्ट किया गया इसमें, और सही मायने में कहा जाता है कि इसी से भारत में पंचायती राज व्यवस्था की नींव पड़ी। इसके बाद 20 साल तक बिल्कुल चुप्पी रही, सन्नाटा रहा। फिर 20 साल तक फिर लगा मामला बिल्कुल धीरा ही चल रहा है, कमेटी बन गई, रिपोर्ट भी आ गया, लेकिन इस पर कोई काम तो हमने किया नहीं। तो क्या काम हुए और क्या नहीं हुए इन 20 सालों में, उसके अध्ययन करने के लिए सरकार ने फिर एक दूसरी कमेटी बना दी, अशोक मेहता समिति। तो इसने उस के जो सजेशंस थे उसमें थोड़ा परिवर्तन करते हुए इसने कहा कि नहीं, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर नहीं करेंगे अपन, तो 2 स्तरीय ही करेंगे, और राजनीतिक दलों की पंचायत के चुनाव में भागीदारी दी जानी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो नीचे हमारा नेता पैदा होता है वो पंचायत के विकास में अगर अपना योगदान देगा तो वो अच्छे तरीके से परिपक्व होकर राज्य के या देश के पॉलिटिक्स में बाद में शामिल होगा, तो एक अच्छा कार्यकर्ता खड़ा होगा। तो उसमें सोच ऐसी थी वो, और उसमें ये बात भी कही कि ग्राम पंचायत के विकास की पूरी योजना गांव में बननी चाहिए और योजना बन के लागू होनी चाहिए। तो ये कुछ मोटी बातें इसमें थी। उसके बाद 85 का दौर आ गया। 85 के दौर में जिला परिषद की बात हुई कि ये सबसे महत्वपूर्ण इकाई होनी चाहिए, और पंचायती राज संस्थाओं को प्लानिंग करने का और विकास को ज़मीन पे उतारने की जिम्मेदारी देनी चाहिए, और उन्हीं के मार्फत ही ये सारा का काम करना चाहिए। और ये जितने अधिकारी हैं आके पंचायतों में विकास के कार्य करते हैं और ये अपना फरमान जारी करते हैं, उनको सबको पंचायती राज व्यवस्था के अधीन कर देना चाहिए। एक मोटी इसमें सजेशंस उनके ये थे। इसके बाद में लास्ट जो समिति आई है, सिंघवी समिति बोलते हैं इसको, LM सिंघवी, उसी में ये बात कही गई कि नहीं, पंचायतों को जब तक हम संवैधानिक दर्जा नहीं देंगे, जब तक अपने संसदीय व्यवस्था में इसको स्थापित नहीं करेंगे, तब तक इसका वैल्यू नहीं होगा और इनके बातों को कोई मानेगा नहीं और बेकदरी होती रहेगी। इसलिए इसको संवैधानिक दर्जा पहले दिया जाए। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, ये जो 2 शब्द हैं, इस दोनों को वैधानिक जामा पहनाया गया, वैधानिक दर्जा दिया गया। इसलिए आज के दिन में मित्रों ये बात कही जाती है कि ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा में बैठ के अगर कोई फैसला कर लिया तो उस फैसले को इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी चुनौती नहीं दे सकती। तो फिर अगर मान लो कुछ वैसे फैसले अगर पंचायत कर लेती है कि यार जिसमें परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, तो फिर वो परिवर्तन होगा कैसे? एक प्रश्न है मेरा आप लोगों से, कैसे होगा? अगर कोई ऐसा फैसला पंचायत ने कर लिया एक बार आवेश में आके कि बाद में ऐसा लगा कि नहीं नहीं ये फैसला तो गलत हो गया है, तो अब तो भाई उसके फैसले को कौन बदलेगा? चुनौती तो आप कहीं दे नहीं सकते, ना तो हाई कोर्ट में, ना तो सुप्रीम कोर्ट में, ना तो लोअर कोर्ट में। नहीं तो अगर गलत हो गया तो उसको सही कौन करेगा? ग्राम पंचायत ही अपने फैसले पे पुनर्विचार कर सकती है, अन्यथा भारत में और कोई ऐसी शक्तियां नहीं है जो पंचायत में लिए गए फैसलों पे पुनर्विचार करने की क्षमता रखती हो। तो ग्राम सभा इतना पावरफुल टूल है आज के दिन में, इसको रियलाइज़ कराने के लिए हमने ये प्रश्न आपके सामने उठाया। तो आज के दिन में वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत ही सक्षम है। और एक नया इसमें कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि न्याय पंचायत भी होनी चाहिए। बहुत सारे राज्यों में न्याय पंचायत का कॉन्सेप्ट है, जैसे बिहार में, इधर तो नहीं है, नॉर्थ इंडिया के राज्यों में बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ पे न्याय पंचायत भी है। न्याय पंचायत में 10,000 से कम तक के जो फैसले हैं, जिसमें रुपए खर्च होते हैं, रुपये से रिलेटेड, तो वो फैसले वो न्याय पंचायत करेगी। और न्याय पंचायत का हेड कौन होगा? सरपंच होगा। और ग्राम पंचायत का हेड कौन होगा बिहार की क्रम में अगर हम बात करें तो? बताइए। मुखिया होगा। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा, और इसी से मार्ग प्रशस्त हुआ कि अपने देश में 73वां संविधान संशोधन लागू किया जाए, बड़े स्तर पे विचार विमर्श किया जाए, पंचायत को वो शक्तियां दे दी जाए, वो काम दे दिए जाएं, वो अधिकार दे दिए जाएं कि पंचायत स्वतंत्र होकर अपने विकास के कार्य को कर सके, और उसमें जितने सिस्टम के लोग हों वो उसको सपोर्ट करेंगे।
आगे आएगा। अब तो 73वां तो आने तो दो, 73वें में वो बातें आएंगी। तो मोटी मोटी आप चलो 73वें की जब बात हो रही है तो 73वें संविधान संशोधन में क्या क्या मोटी बातें हैं बताइए आप लोग, क्योंकि आप लोग गांव में काम कर रहे हैं तो एक एक बात बताइए आप सारे लोग। आपके ध्यान में कोई बातें हैं जो मोटी मोटी बातें हैं 73वें संविधान संशोधन में, ये बातें सब तब से लागू हो गई है? कोई एक बात बताइए। पंचायत में निर्णय, वो तो बात मैंने बता दी अभी जस्ट। इसके अलावा और बताइए। विलेज डेवलपमेंट प्लान त्रिस्तरीय, हाँ मोटी मोटी बातें 73वें में। चलो ठीक है, आप एक तो बात हो गई कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी, और कई राज्यों को इससे छूट भी दी गई। उसमें सरकार की सोच ये थी कि वैसे राज्य जो छोटे हैं जिसकी जनसंख्या, नियमित चुनाव, चलो दो बातें हो गई। और भी दूसरे साथी भी बताए, एक ही हाँ नियमित चुनाव और डायरेक्ट चुनाव, चलो ठीक है, दो बातें आई बताइए आप लोगों ने। और भी पीछे से कोई साथी बताएंगे क्या? चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे कैसे ये चीज़ें हो गई। तो खूब सारे सरकार ने शक्तियां दे दी, खूब सारे अधिकार दे दिए। इससे क्या हो गया? तो इससे ये हो गया कि एक तो संवैधानिक दर्जा मिल गया, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत नामक जो संस्थाएं थी अब वो बहुत ताकतवर हो गई, इसको चुनौती नहीं दी जा सकती थी, ये खुद फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो गई। और लोगों को ऐसा लगा कि उनके विकास की भागीदारी इस ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के माध्यम से बेहतर तरीके से हो सकेगी, और इसको बेहतर तरीके से ज़मीन पे उतारने के लिए और भी जो भी स्ट्रक्चर्स हमें बनाने थे वो सब बनाने के प्रयास किए गए। तो हालांकि ये संविधान संशोधन 1992 में आया था 73वां, लेकिन इसके लागू होते होते 1993 हो गया था। तो 92 में ये आया और 93 में ये लागू हुआ। उस समय में देश में किसका शासन था, किसी के ध्यान में है? 1993 में नहीं था। चलो ये सोच के बताना आप लोग। अब मोटी मोटी क्या बातें हैं ये हम लोग जानते हैं। एक तो ये बात हमने बताई थी आपको कि संवैधानिक दर्जा मिला इसमें, और स्थानीय विकास में वास्तविक भागीदारी के लिए अधिकार और संरचना प्रदान किया गया। और क्या बातें थी? और क्या बातें थी? बात नहीं कीजिए प्लीज, मेरे से बात कीजिएगा। तो हाँ, नरसिम्हा राव जिसने भी कहा बिल्कुल सही कहा। गूगल कर लिया क्या? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए इसी बहाने गूगल तो किया, तो कम से कम बाकी के लोगों को तो पता चला कि 1993 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। तो एक तो पहला देखिए जानने की चीज़ क्या क्या हो गई कि सबसे पहले अगर कोई देखिए टिप्स में जानना है, इसमें क्या लिखा पड़ा है बहुत ज़्यादा आप लोग को मायने नहीं रखना चाहिए। जब हम समुदाय के साथ जब काम करेंगे ना तो बातें टिप्स में होनी चाहिए। वहाँ पे किताब खोल करके और गूगल खोल के जानने देखने के मौके नहीं मिलेंगे। और अच्छा कार्यकर्ता वही माना जाएगा जब कम्युनिटी उनसे विमर्श करे, विचार करे, तो हम तत्काल उनके बातों का जवाब दें। अब ऐसा कहीं बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम इतने ज्ञाता हो जाए कि सब कुछ मेरे को आता हो, ऐसा संभव नहीं है, मुझे भी नहीं आएगा, सारी चीज़ सबको नहीं आ सकती। तो अगर ऐसी स्थिति बने तो बहुत ही विनम्रतापूर्वक हम ये कहेंगे कि इस सवाल का जवाब अभी मेरे पास नहीं है, अगले बार जब आपसे मुलाकात होगी तो इस सवाल का जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। और ये आपको देने की नैतिक जिम्मेदारी है मित्रों। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस कम्युनिटी का, उस व्यक्ति का, समुदाय के साथ वो जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसका विश्वास आप खो देंगे। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज, पूंजी है, बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास में ही सारी चीज़ें टिकी हुई। कम्युनिटी के साथ आपके जो तार जुड़े हुए हैं विकास के नाम पे, तो वो इसी के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए ये विश्वास कभी खोना मत। ये खोना बिल्कुल भी आपके लिए हितकर नहीं होगा और उस परियोजना के लिए भी हितकर नहीं होगा। इसके अलावा एक 9वां भाग था। 9वां भाग में अस्थाई संस्थाएं बनाने की बात कही गई। ग्राम सभा को पंचायती राज व्यवस्था की मूल इकाई मानी गई और इसको मान्यता दी गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बना दी गई, जिसमें नाम थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं अलग अलग राज्यों में। राजस्थान में तो इसको हम लोग ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कहते हैं। यूपी में थोड़ा अलग है, ग्राम पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है और जिला पंचायत कहते हैं वो।
तो थोड़ा थोड़ा तालुका पंचायत ऐसा कुछ कुछ अलग अलग है, लेकिन तीनों फॉर्मेट करीब करीब सारे देश में लागू है। केवल आज के दिन में मेरे जानकारी में सिक्किम एक ऐसा राज्य है मित्रों जहाँ पे दो ही मतलब हाँ, दो स्तरीय है। एक तो ग्राम पंचायत है और सीधे ऊपर में जिला है। छोटा सा है, मतलब सिक्किम बहुत छोटा है और सिक्किम में केवल 4 जिले हैं और जिलों का नाम सुन के आपको मजा आ जाएगा। उनका नाम है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये 4 जिले हैं, 4 जिलों के नाम मैंने बताया अभी आपको। तो हम लोग विजिट पे गए थे वहाँ की पंचायत देखने, तो ये ज्ञान हम लेके वहाँ से आए थे। ठीक है। और ये लास्ट में जो लाइन यही लिखा हुआ है कि राज्य और क्षेत्रों में कुछ भिन्नताएं हो सकती है। अब चुनाव की देखो, बीच में मैंने आपको बताया था कि बीच में 10-10, 12-12 साल तक जो सरपंच बने ही रह गए, चूँकि इलेक्शन के बारे में सरकार ने सोचा नहीं, सरकार दूसरे तीसरे चौथे कामों में व्यस्त रही, तो ये चीज़ें हो नहीं पाई। तो सरकार ने कहा कि नहीं, किसी भी परिस्थिति में हम इसके लिए अलग से एक चुनाव आयोग बनाएंगे जिसको जो 5 साल में एक बार इन पंचायतों में तीनों स्तर के चुनाव करवाएगी। तो अब ये बन गया है और हर 5 साल में चुनाव होता ही होता है, इसको टाला नहीं जा सकता। लेकिन राजस्थान में भी मित्रों टल गए हैं, अगर आपकी जानकारी में हो तो। क्यों बढ़ गया, कोई बताएगा? इसके लिए गूगल नहीं करना प्लीज। तो वो इसलिए बढ़ गए क्योंकि अभी सरकार ये सोच रही कि सारे इलेक्शन को एक साथ कराना है, तो चलो 1-2 साल बढ़ा करके क्या स्टैंड सरकार लेती, इसीलिए इन्होंने एक बार बढ़ा दिया है। ठीक है। अब आरक्षण की व्यवस्था की गई, क्योंकि हमारे ग्रामीण परिवेश में, हालांकि देखिए अगर हम अपने समाज की बात करें तो वैदिक काल में समाज की व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया थी, कम से कम उसमें ऊंच नीच और छुआछूत के भेदभाव नहीं थे। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है कि ये सब सारी चीज़ें पनपने लग गई, और आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जब आप फील्ड में जाते होंगे ये चीज़ें देखने को मिलती होगी। तो सरकार ने ये इंश्योर किया कि जो जो कम्युनिटी पिछड़ी हुई है या अनुसूचित जाति से है या जनजाति से है, जिनको हरास किया गया है, जिनको दबाया गया है, कुचला गया है, उनको विशेष आरक्षण दे करके उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। तो उनकी सरकार ने भागीदारी सुनिश्चित करी। प्लस कहा, उनका ये मानना था कि महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। जब महिलाएं घर की व्यवस्था, चाहे आप 500 रुपया दो भी शानदार तरीके से मैनेज करती है और 5000 दे दो तभी भी वो एक महीना अच्छा से चला लेती है, तो क्यों नहीं महिलाओं की भागीदारी पंचायत में सुनिश्चित की जाए। तो महिलाओं का उन्होंने 1/3 आरक्षण कर दिया। लेकिन कुछ राज्य अति उत्साही भी थे, उन्होंने इससे और 2 कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने 50% आरक्षण कर दिया। तो कोई बताएगा पहला राज्य कौन सा था जिसने 50% आरक्षण किया? गेस कर लो। मध्य प्रदेश, और उससे 8 दिन के बाद में आंध्र प्रदेश ने ऐसा किया था, फिर बाद में सारे राज्यों ने कर दिया। ये 2 राज्य तो चूंकि पहले पहले किए थे इसलिए मुझे याद है। अब क्या हुआ इसमें, एक मोटी बात ये हुई कि यही पंचायत जब काम करेगी तो उसके पास काम के लिए बहुत सारे विभागों के मुद्दे होंगे। तो एक 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, इसमें 29 विषय शामिल कर दिए गए। 29 विषय की चर्चा आगे आएगी, क्या क्या थे सारे के सारे वो विषय। तो वो विषय शामिल, उस पर पंचायत प्रस्ताव बनाएगी, काम करेगी। और सरकार की सोच तो उस समय ये थी कि काम नहीं करेगी, काम के लिए जो तमाम विभाग सीधे सीधे पंचायत से लिंक रहेंगे, तो उनके फंड भी उनके पास पे चल के आएगी। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई पर जब ग्राम पंचायतें काम करेगी तो इसकी मंशा ये है, इसकी सोच ये है कि फंड भी यहाँ चल के आएगा, फंक्शन भी चल के आएगा और फंक्शनरी भी आएगा। मतलब सिंचाई के तमाम एक्टिविटी जो पंचायत के स्तर पे होनी है, उससे रिलेटेड जितनी भी व्यवस्थाएं हैं पंचायत के अंदर में होगी, पंचायत के कंट्रोल में होगी। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ। कोई मित्र सुबह कह रहे थे कि पंचायत को बहुत थोड़े से अधिकार दिए गए हैं, तो वो इसी क्रम में मैं बात कर रहा हूँ। राजस्थान में भी ये अधिकार दिए गए हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें दिए गए हैं, बाकी के नहीं दिए गए हैं। वरना अगर ये सारे 29 विषय आ जाएं और फंड फंक्शन फंक्शनरी, फंड फंक्शन फंक्शनरी का मतलब मित्रों ये हो गया कि कार्मिक, कार्य और कोष, अगर तीनों चल के अगर पंचायत में आ जाए तो पंचायतें कितनी ताकतवर हो जाएगी, कितनी सशक्त हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? एकदम हो जाएगी। तो क्योंकि अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट ये चल रहा है
कि अगर उनको लगता है सिस्टम को कि सब कुछ काम हमने पंचायत को दे दिए तो फिर हम क्या करेंगे बैठ के। तो इसलिए इसी उठापटक के बीच में इस पे बहुत थोड़े थोड़े समय पे जब कहीं पे मांग उठती है तो कभी एक भी, जैसे हमारे यहाँ प्राथमिक जो शिक्षा का जो प्राथमिक शिक्षा है उसको उन्होंने पंचायत को दे दिया है। तो 5वीं तक के जो विद्यालय राजस्थान में है उसके लिए पंचायत का जो मंत्री है वही सारे फैसले लेता है, सारे निर्णय करता है। माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को उन्होंने अभी अलग रखा है, जबकि कायदे से पंचायत में शिक्षा आनी चाहिए, पूरी ही आनी चाहिए, क्योंकि हाई स्कूल भी तो हैं, 12वीं तक के भी विद्यालय है पंचायतों में, तो आनी चाहिए। लेकिन वो सरकार धीरे धीरे इस पे फैसले कर रही है। ये 29 विषय हैं, इस विषयों को मैं पढ़ के तो क्या बताऊँ, अब सब सारे लोग आप जानते हैं कौन कौन से विषय हैं। इसके बाद में वित्तीय अधिकार और स्वतंत्रता। भाई सब कुछ तो दे तो दिया, बिना पैसे के कैसे काम होगा? तो पैसे चाहिए कि नहीं चाहिएंगे? पैसे चाहिएंगे ना, तभी तो काम करेंगे। बिना फंड के कैसे मतलब प्लानिंग होगी, कैसे योजना का निवारण होगा? तो इसके लिए सरकार का प्रयास था कि हर राज्य अपने यहाँ एक राज्य वित्त आयोग बनाएगा, स्टेट फिनांस कमीशन, इसी को हम लोग शॉर्ट में SFC कहते हैं, स्टेट फिनांस कमीशन। राज्य वित्त आयोग बनाएगा, हर 5 साल में इसका गठन होगा, जो पंचायत को कितने अंश कितने राशि का हस्तांतरण किया जाना है उसकी रिपोर्ट के आधार पे उसको पैसे हस्तांतरित किए जाएंगे। ठीक है, और आगे और हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इसको। चुनाव और प्रशासनिक स्वतंत्रता। पंचायत चुनाव आयोजित कराने के लिए संवैधानिक स्वतंत्रता चुनाव आयोग की स्थापना की गई। स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करके प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य पंचायत के साथ समन्वित करने का प्रावधान किया गया और विधि के अनुसार इसको सुनिश्चित कर दिया गया कि ऐसा नहीं होगा कि हमने अधिकारियों को कहा कि इसके साथ पंचायत के साथ काम करेंगे, कल को स्वतंत्र होकर काम करने लग जाए, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो उनको दंडित भी करेंगे। तो सरकार ने हर एंगल से इसको बांधने के प्रयास किए। तो इससे क्या बातें समाज में क्या परिवर्तन आ गया, पंचायतों के किस तरह के कार्य मिलने से क्या परिवर्तन आ गया कि एक तो पंचायतों के काम जब इतने बड़े स्तर पे होंगे तो ट्रांसपेरेंसी होगी। ट्रांसपेरेंसी कब आएगी, पारदर्शिता कब आएगी? जब एक काम को अकेले करेगा तो अगर 100 आदमी का एक समुदाय है, मान लीजिए अगर कोई एक आदमी को कोई जिम्मेदारी दे दी, बाकी वो 100 आदमी के लिए काम कर रहा है, तो पारदर्शिता आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। वो अकेले पता नहीं क्या कर रहा हो, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर 25 लोग मिल के उसमें से समुदाय से काम करने लगेंगे तो पारदर्शिता फील होगी ना। ये 25 लोग ही तो उस समुदाय के हिस्से हैं। जब उस समुदाय में जाएंगे तो वो कहेंगे ना साहब इस मुद्दों पे इस तरीके से बात हुई, यहाँ पे ऐसा निर्णय हुआ, तो कुछ तो बात जब बाहर निकल के आएगी, छुपेगी तो नहीं ना। तो ये चीज़ें होंगी उसमें, तो ये इससे एक फ़ायदा हुआ। और क्योंकि जब 25 लोग मिलके फैसला करेंगे तो 25 लोगों की भागीदारी होगी, और ये 25 लोग कौन हैं? तो उसी गांव और समुदाय, उसी परिवेश के लोग हैं, तो उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो जाएगी। तो पारदर्शिता, जवाबदेही, भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम 73वें संविधान संशोधन से किया गया। ठीक है, अब सकारात्मक प्रभाव तो ये हुआ कि पंचायतें तो ऐसा लगा कि बहुत सशक्त हो गई हैं। अब लोकतांत्रिक भागीदारी मिल गई है, महिलाओं की भागीदारी इसमें आ गई है, पैसे की व्यवस्था हो गई है, विकास की योजनाएं बनने लग गई है और काफ़ी सारे सुधार होने लग गए हैं, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन इसकी सीमाएं क्या है? तो अभी भी बहुत सारे विकास के काम अटके पड़े हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि उनके वार्ड में विकास हो ही नहीं रहा है। इसके अलावा धीरे धीरे वार्ड ग्राम सभाओं में लोगों की सहभागिता भी कम होने लगी है। कई बार तो स्थितियाँ ऐसी बनती हैं मित्रों कि जो कोरम समझते हैं आप लोग कि नहीं समझते हैं? कोरम क्या होता है बताइए? एक लाइन बोलिए इसमें, अगर बोल दीजिए, एक लाइन में बोलिए, ज़्यादा नहीं, बस एक ही लाइन में बताना कोरम क्या है, बस बोल दीजिए। नहीं, ऐसा अपन नहीं कहेंगे। देखिए, क्योंकि जवाब देना है आपको ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बड़ा हम क्रिस्प, एकदम संतुलित और संयमित जवाब देंगे। अगर मैंने कहा कोरम क्या है तो इसका उत्तर क्या होगा कि कोरम वह संख्या है जो किसी भी बैठक को चलाने के लिए न्यूनतम होनी चाहिए, इसको कोरम बोलते हैं। वो जितना भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/10। वैसे तो जो प्रावधान है वो 1/10 का है, 1/10 का है। ठीक है, 1/10 का है, मतलब किसका 1/10? अब ये सवाल भी उठता है। तो ST का भी 1/10 होना चाहिए, SC का भी 1/10, OBC का 1/10 होगा और महिलाएं का भी 1/10 होगा।
हाँ, लेकिन सच तो यह है मित्रों, मैंने तो नहीं देखा कि कोरम को भी लोग पूरा करते हैं। पहले बैठक कर लेते हैं, सारे विवरण लिख लेते हैं, बाद में रजिस्टर घुमा के पंचायतों में और वार्ड में साइन करा लेते हैं। तो ये परंपरा अच्छी नहीं है। जबकि कायदा क्या कहता है, जैसे आप लोग बैठक करते हैं ना, तो बैठक करेंगे तो क्या लिखेंगे, आज इतना तारीख को इतना बजे इस स्थान पे बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सबसे पहले लाइन में ही आएगा कि ये 10 लोग सम्मिलित हुए या 12 लोग या 15 लोग सम्मिलित हुए जिनका हस्ताक्षर नीचे किया गया है, ताकि कोरम पूरा हो, यहाँ से पता चले आपको। लेकिन जो आप कोई भी सरकारी रिकॉर्ड आप पलट के कभी पंचायत में जाएंगे तो देखेंगे वो ऐसा नहीं करते। वो तो एजेंडा लिखेंगे, उसका प्रस्ताव लिखेंगे, लास्ट में हस्ताक्षर करवाएंगे और ऊपर में थोड़ा सा जगह भी छोड़ कर रखेंगे कि सरपंच को इच्छा हो गई कोई और भी प्रस्ताव लिखवाना चाहे जिसको वो लाभ पहुंचाना चाहता है, तो वो प्रस्ताव को वहाँ लास्ट में घुसेड़ देंगे। तो ऐसा करने से क्या दिक्कत हुई कि जो विश्वास हम करते थे पंचायतों में, गांव और समुदाय को लगा था कि पंचायतों को जाने से उनका मतलब विश्वास बढ़ जाएगा, उनकी सुनी जाएगी, उनकी योजनाओं पे काम होगा, वो नहीं हो पाया, वो दिक्कत आई। मतलब वो तो धीरे धीरे क्या हुई, समुदाय और उसके तमाम लोग उस पंचायती राज व्यवस्था से कटने लग गए और हमें ग्राम सभाओं में जनमानस की भागीदारी धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देने लगी। ठीक है, यहाँ तक तो स्पष्ट है, समझ में तो आ गया मेरी बातें, या किसी को दिक्कत थोड़ी हो रही समझने में? मैं कोई कठिन हिंदी तो नहीं बोल रहा है ना? अब 3 चीज आपको जाननी चाहिए, मुझे लगता है मेरे पास जो टाइम है उसके हिसाब से आपको ग्राम पंचायत को जानना है, समझना है, तो 3 तरह की चीजें आपको जाननी चाहिए। ग्राम सभा क्या है? सबसे ताकतवर इकाई है पंचायत की। इसके फैसले अंतिम सत्य वाले फैसले हैं, जो फैसले कर दिए तो कर दिए। तो इसका मुखिया कौन होता है? फटाफट बोलिए। ये सारी स्लाइड यही पड़ी है, ये दे देंगे आपको, ठीक है ना? इसलिए लिखने और उसमें ध्यान मत लगाइए, ये तो यहाँ से आपको प्रोवाइड भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मुखिया या सरपंच जो भी होता है, ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो होता है, वही इसकी बैठक बुलाता है। इसकी बैठकें कितनी बार होती है साल में? पक्का? लेकिन नियम क्या कहता है? नहीं, देखिए जो एक्ट कहता है, एक्ट ये कहता है कि वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही, वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही का मतलब क्या हुआ? अप्रैल मई जून के बीच में एक बैठक होगी, और वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही मतलब जनवरी फरवरी मार्च, इसके बीच में तो अनिवार्य 2 ग्राम सभा तो होगी, जो मैंडेटरी है, होनी है, ये होगी। इसके अलावा 2 और ग्राम सभाएं सरकार करती है, और बाकी की जो तिमाही उसमें भी कर लेती है। अब पता नहीं गुजरात के मॉडल में क्या वहाँ वार्ड भी है क्या? वार्ड हैं। तो राजस्थान मित्रों ऐसा पहला राज्य था पूरे देश में जिसने 2000 में अपने यहाँ वार्ड सभाओं का विधान किया। क्यों किया वो इसमें चल के आएगा। क्या क्या खास बात इसमें है? वोटर्स कौन होंगे? 18 साल या उससे जो ज़्यादा उम्र वाले लोग होंगे। और ये लोगों को बहुत अच्छा लगा कि भाई अब हमारी कोई व्यक्तिगत योजना का लाभ लेना हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा मंच है। जब भी ग्राम सभा होगी मैं जाऊंगा, अपनी योजनाओं पे अपने वो जो आवेदन है अर्जी लगाऊंगा और मेरे नाम पे सुनवाई होगी, और हो सकता है मुझे योजनाओं का लाभ मिल जाए। तो एक अच्छा मंच मिल गया गाँव वालों के लिए अपनी योजनाओं या अपनी समस्याओं को रखने का, उसका समाधान पाने का। और तीसरा क्या हो गया, क्योंकि एक गांव होगा तो गांव में गांव से संबंधित सारे वार्डों के लोग चल के आएंगे। चाहे 3 4 5 गांव मिला के ग्राम पंचायत बनी है तो पांचों गांव के लोग उस पंचायत में इकट्ठा होंगे, उस ग्राम सभा में इकट्ठा होंगे, तो अच्छा डिबेट होगा, वाद विवाद होगा, उसके बाद में कोई फैसला होगा तो वो व्यवहारिक माना जाएगा, उस पर सही निर्णय लगेगा, और फिर उस पर कोई प्रश्न चिन्ह गाँव में उस फैसले के बाद में नहीं लगाएगा। तो ये सब कुछ अच्छे बिंदु थे इसमें। कोरम जो भी मैंने बता दिया कि 1/10% का कोरम होगा। अनुसूचित जनजाति है तो उसका भी 1/10, अनुसूचित जाति है तो उसका भी 1/10, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसका भी 1/10, और महिलाओं का भी 1/10। ये तो होगा ही होगा, बाकी और सामान्य लोग होंगे इसमें। और जब ये कायदा तो ये कहता है कि तभी बैठक होगी जब कोरम पूरा होगा। समझ गए ना? कोई भी बैठक, कहीं की भी बैठक, बोर्ड की मीटिंग की बैठक, कंपनियों की मीटिंग की बात मैं कर रहा हूँ, किसी का ये फंडामेंटल कोरम है जहाँ भी जितनी भी संख्या निर्धारित है, तो पहले वो कोरम पूरा होगा तभी बैठक चल पाएगी, तभी लीगल होगी बैठक। अगर कोरम पूरा नहीं हुआ है, अगर कहीं भी कोई भी बैठक कर ली गई, पंचायत के अलावा दूसरी बैठक की भी बात कर रहा हूँ इसी प्रसंग में, तो वो इलीगल मानी जाएगी। उसकी जो प्रोसीडिंग्स है
उसका जो विवरण लिखे गए हैं, उसका जो मिनट्स जारी हुआ है, वो अवैधानिक माने जाएंगे और वो उसको लीगली आप कहीं पे चुनौती देने की स्थिति में नहीं रहेंगे लेके उसको। तो अब इसकी दिक्कतें क्या थी, ग्राम सभा तो साफ बना दी गई। अब चूंकि पंचायत की एक परिधि है, कहीं पे वो 5 किलोमीटर के दायरे में है, कहीं पे 8 किलोमीटर के दायरे में, और कहीं की 10 किलोमीटर के दायरे में एक ग्राम पंचायत है कि नहीं? आपके यहाँ कैसी पंचायतें हैं? एक गांव की एक पंचायत है क्या? ठीक है। तो राजस्थान में चूंकि बहुत सारा विविधता है, जैसलमेर में तो 40 किलोमीटर के परिधि में एक पंचायत है, ऐसा भी है। तो और एवरेज 7-8 किलोमीटर में पंचायतें हैं। तो अब चूंकि ग्राम पंचायत तो वहीं होगी जहाँ पे ग्राम पंचायत का मुख्यालय होगा, भवन में वहीं पे होगी। तो जो पंचायत से दूर के गांव हैं, जैसे 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर है, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ जो बुजुर्ग हैं या जो दिव्यांग लोग हैं या महिलाएं हैं, उनको आके ग्राम सभा में बैठने में कठिनाई होने लग गई। इसके बाद भी ऐसा लगा कि उनकी उपस्थिति बड़ी कम हो रही है, ज़्यादा नहीं हो पा रही है। तो इस कारण भी महिलाओं की उपस्थिति नगण्य होने लग गई। और चूंकि आम आदमी अपना जाके आवाज़ लगाता, गुहार लगाता, फैसला लेने के लिए कहता, पंचायतें तो उस पर विचार कर लेती, लेकिन वो फैसले उन्हीं का करती जिनको वो करना चाहती। तो इसलिए ऐसे सिस्टम में लोगों का विश्वास थोड़ा कम होने लगा। और तो इसलिए इसी क्रम में जब ये चीज़ें चल रही थी, तो सरकार के मन में एक बात आई कि क्यों नहीं हम लोग भाई ग्राम पंचायत में जिस तरीके से हम बैठक करते हैं उसी तरीके से पंचायत को वार्ड में बांट दिया जाए, और हर गांव में तकरीबन एक एक वार्ड तो आएंगे। जो बड़ा गांव होगा उसमें 2 वार्ड भी हैं, 3 वार्ड भी हैं। तो इसी तरीके से वार्ड का कॉन्सेप्ट मित्रों निकल के आ गया। अब एक अच्छी बात क्या हो गई कि अब आपको अपने वार्ड के और आपके व्यक्तिगत लाभ की दोनों बातें, आपके खुद की व्यक्तिगत लाभ की कोई योजना अगर आप एलिजिबल हैं, आप उसके लिए उम्मीदवारी रखते हैं, तो या तो आपके वार्ड के विकास की योजना, दोनों की बातें उसी वार्ड सभा में होगी। और ये दोनों वार्ड सभाएं कब होगी? उसी तिमाही में जो भी मैंने बताया है, अप्रैल मई जून और जनवरी फरवरी मार्च। तो पहले वार्ड सभाएं होंगी सारे वार्डों में घूम घूम के। तो जो वार्ड पंच होगा वो उसका अध्यक्ष होगा, और ग्राम सेवक पदेन ग्राम सचिव होगा, वो सारा प्रोसीडिंग रिकॉर्ड रखेगा वो। तो वो करेगा मतलब वो। और जब सारे वार्डों के सारे फैसले ले लिए जाएंगे विकास के तमाम कामों के, तो उन सारे फैसलों को लेकर के जिस दिन ग्राम सभा होगी, उस ग्राम सभा में सारे वार्डों के फैसलों को एग्जाई किया जाएगा। एग्जाई किया जाएगा उससे क्या मतलब हुआ? जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि पानी की समस्या है, अभी पंचायतों में चल रही है, तो कुछ वार्डों में पानी है, कुछ वार्डों में पानी नहीं है। तो अगर मान लीजिए 9 वार्ड है न्यूनतम, उसमें से 5 वार्ड में पानी नहीं है, तो 5 वार्ड ने अपने अपने वार्डों में 2-2 हैंडपंप लगाने के प्रस्ताव ले लिए। अब ले लिए साहब, इतनी तो स्वतंत्रता, हम प्रस्ताव तो ले ही सकते हैं। तो 5 वार्ड में ले लिए, तो ग्राम सभा में कितने आ गए हैंडपंप? 10 आ गए। अब पंचायत को ये तय करना है क्या उसके पास एक साल में 10 हैंडपंप आता है क्या, या केवल एक ही है या 2 आता है? एक आता है या 2 आता है, इतने जिससे ज़्यादा नहीं आता है। अब ये तकनीकी गड़बड़ी किसके कारण हुई मुझे बताओ? वार्ड के कारण। लेकिन वार्ड में कौन बैठा हुआ था? चलो हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो तो चलो कानूनी और इस पक्ष को नहीं जानता, लेकिन वहाँ पे ग्राम सेवक तो बैठा है ना। ग्राम सेवक को तो मालूम है कि पूरे पंचायत में ही 1 या 2 हैंडपंप आते हैं, तो हमको क्यों हर वार्ड से 2-2 हैंडपंप के प्रस्ताव लेने? नहीं लेने चाहिए थे ना, क्योंकि जैसे आपने प्रस्ताव ले लिया आपकी उम्मीद बढ़ गई, 5 वार्डों की उम्मीद बढ़ गई साहब, अभी अगला 4-6 महीने में हमारे यहाँ हैंडपंप में लगने वाला है वो। तो जब उनके वार्डों में हैंडपंप नहीं लगे, तो वैसे लोग नाखुश हुए, नाराज हुए कि खाली ये फैसले वो तो प्रस्ताव ले लेते हैं, और प्रस्ताव लेने के बाद में इसमें काम तो करते ही नहीं हैं। तो ऐसे लोग भी वार्ड सभाओं में जाना बंद कर दिया, ठीक है ना। तो अब तो पहले ग्राम सभा में लोग नहीं आ रहे थे, अब वार्ड सभाओं में भी लोगों की संख्या कम होने लग गई। तो धीरे धीरे चूँकि हमारा जो ग्राम सेवक था उसने अपनी जिम्मेदारी बहुत सटीकता के साथ में नहीं निभाई और सही बात कम्युनिटी को नहीं समझाया, इसलिए इस तरह की विचार में खालीपन आ गया, दोनों के बीच में गैप हो गया। अगर वो बता दिया होता कि नहीं 1 साल में भाई 2 ही हैंडपंप आएंगे या 1 आएंगे, तो सबसे जरूरी जो वार्ड है जहाँ पानी की बिल्कुल भी कमी है, सबसे ज़्यादा कमी है, और वहाँ पे पहले से कोई हैंडपंप नहीं है, उसी की वरीयता होगी, वरीयता तो ऐसे तो बनेगी ना। तो ये सब दिक्कतें आई, इन्हीं दिक्कतों के। हाँ 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 हाँ
और इसी हिसाब से प्लानिंग करने के लिए प्रस्ताव डाला। तो यहाँ कुछ उल्टा नहीं हो रहा क्या के हिसाब से प्लानिंग होना चाहिए या नीड के? भाई साहब, अभी हम वहाँ गए नहीं हैं, अभी हम ग्राम पंचायत और वार्ड पे ही हैं। अभी तो डीपी जीपीडीपी पे हम गए कहाँ हैं? जीपीडीपी अब तो चल के आएगी, इसी दिक्कत को तो सुधारने के लिए जीपीडीपी चल के आई। ठीक है, आपने इसको जाने के लिए अच्छा प्रश्न उठाया। ये दिक्कतें आई ना, क्योंकि ग्राम पंचायत सेवक तो बता नहीं रहा था आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और तो ये आगे चल के जीपीडीपी आएगी। तो ये तो ग्राम सभा समझ लिया हमने, और ये वार्ड सभा समझ लिया। ये हो गई, वार्ड का हेड हो गया वार्ड पंच, और ग्राम पंचायत का हेड हो गया, कौन हो गया? सरपंच हो गया या प्रधान हो गया। इनको रोजमर्रा काम करने के लिए 5 कमेटियां होती है। आपके यहाँ 6 होती होगी या 5 होती होगी, ये कमेटियां होती है। इसी तीनों स्ट्रक्चर में पंचायतें चलती हैं। ठीक है, ये 5 कमेटियां होती, प्रशासन एवं स्थापन समिति सबसे शक्तिशाली समिति है, इसका अध्यक्ष सरपंच होता है। तमाम प्रशासनिक गतिविधियां, सरकार की तमाम सूचनाएं लेना या सरकार से मांगने की जिम्मेदारी इसकी होती है। फंड की व्यवस्था की जिम्मेदारी इनकी होती है। रिक्वायर या कहीं वसूली करनी होती है, उसकी जिम्मेदारी इनकी होती है। सारे के सारे काम ये खुद ही करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम हम लोग इसमें करते हैं। और इसका तो अध्यक्ष हो गया सरपंच, दूसरा का हो गया आपको उप सरपंच। वित्त और कराधान, रेवेन्यू कहाँ लगाना, टैक्स कितने वसूल करना, उसकी जिम्मेदारी उसकी होती है। विकास एवं उत्पादन कार्यक्रम जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य सिंचाई के काम ये करते हैं। इसमें सभी में 5-5 सदस्य होते हैं, जिसमें सरपंच होगा वो पदेन अध्यक्ष हो जाएगा, और दूसरे नंबर की समिति है उसमें उप सरपंच अध्यक्ष होता है। ठीक है, बाकी की जो 3 समितियां हैं, इन 3 समितियों में वो जो भी उसमें से 5 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे, उन्हीं में से अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। तो ये रोजमर्रे के काम की समितियां होती है, पंचायत के विकास के काम करती है। 15 दिनों में मित्रों इनकी बैठक होती है। जैसे रूटीन में तो ग्राम सभाएं 4 ही होती हैं, ये 15-15 दिनों में ये बैठक करती हैं ये। ठीक है, ये जब सारी की सारी विसंगतियां जब इसमें निकल के आ गई और इस तरीके से प्रस्ताव लिए जाने लग गए, इसी के बाद में वो विकल्प निकल के आया जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ये जीपीडीपी कहते हैं, और जीपीडीपी कहते हैं हम लोग। लेकिन मैं मेरी बात यहाँ पे समाप्त करूँगा क्योंकि समय की सीमाएं हैं, और चूँकि 5 बज गया, इसलिए मुझे कहा भी जा रहा है कि भाई मैं इसको कंक्लूड करूं। तो इसमें बहुत सारे लंबी चौड़ी चीज़ें हैं इसमें जानने समझने की। तो चूँकि मैं मेरी बात को, चूँकि समय की बाध्यता है, तो मैं इसको यही विराम दूंगा। ठीक है, तो और भी इसके अलावा कोई क्वेरीज हो, कोई प्रश्न हो, कभी भी यहाँ सत्र के लिए ही नहीं, सत्र के बाद भी, तो बेहिचक मेरे को पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। पीपीटी मैंने यहाँ दे दिया है। और वैसे क्या है ना, देखिए जीपीडीपी तो सब जगह अवेलेबल है, तो इसको बहुत गहराई से पढ़िए। क्योंकि क्या है ना, पीपीटी में मोटी मोटी बातें लिखी हुई है, और जो बातें मैं कह रहा हूँ मेरे अंतर्मन से निकल के आ रही, क्योंकि हम लोग यही काम करते हैं बेसिकली। तो इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। अच्छा, इतनी जानकारी आपके पास में हो जाएगी कि आप बेहतर तरीके से, मैंने बिल्कुल बुनियादी बात बताई है जो आपको जाननी चाहिए सबसे पहले। ठीक है ना, तो मैं मेरी बात मित्रों यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। आदरणीय भाई जी ने बहुत ही सिंपल शब्दों में और बहुत ही अपने जीवन के अनुभव हम सभी के साथ साझा किए, और ये प्रैक्टिकल पंचायती राज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो फंडामेंटल्स हैं, वो हमारे साथ क्लियर किए। एक बार ज़ोरदार तालियों से हम भाई साहब का धन्यवाद करते हैं। अभी हम एक टी ब्रेक लेते हैं। टी आपके लिए रेडी है। टी लेकर के हम फिर वापस आएंगे। कितना मिनट? 5 मिनट? हाँ